देखो, आज हमारे पास 4 फ्रेज है, ठीक है। और मतलब कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, या जैसा भी कहें कि और सो सिर्फ अंग्रेजी में टेंस पढ़ लेते हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़ लेते हैं, या यूज ऑफ इट या यूज ऑफ देयर, बाकी तो है हमारे पास पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल टाइप का सेंटेंस होता है जो हमको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि और सो होता है, इसका मतलब एक आध। जैसे मेंट फॉर या मेड फॉर का क्या मतलब है, मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय, ये कहाँ यूज करते हैं, मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय। और एबल टू का क्या यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। हालांकि और भी है, तो आज तो 4 ही पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो कॉपी कदम तैयार रख के समझना है इसको। अब जैसे कि हम बोले कि और सो, तो और सो मतलब एक आध, तो एक आध का कैसे हम मतलब ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं जैसे ही विल कम इन एन आवर और सो। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक आध घंटे में आ जाएगा। टेंस तो पता है, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस फॉर्मेशन पता है। जब सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कमांड हो जाता है, तो तभी हम ये सब पढ़ते हैं एडवांस स्ट्रक्चर। क्योंकि मेरा तो एक ही कहना है कि सबसे पहले अगर अंग्रेजी सीखना है या लिखना है, तो हम पहले क्या चाहिए, पहले स्ट्रक्चर चाहिए, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर या सेंटेंस फॉर्मेशन का आना, ये नंबर 1 है। दूसरा नंबर में हम इसको बैठाते हैं वोकैबुलरी को। मेन प्रायोरिटी तुम्हारा वोकैबुलरी नहीं होना चाहिए, मेन प्रायोरिटी होता है स्ट्रक्चर। अगर ये पता है तो ये कर ही लोगे, ये कितना भी रट लो, वर्ड मीनिंग कितना भी याद है, अंग्रेजी बोलने तो लिखने तो नहीं आएगा। फॉर्मेशन पता होना चाहिए, वो तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो अब है कि फॉर्मेशन हमको पता है ऑलमोस्ट। तो और सो एक आध हो गया, जैसे लिखा यू केम इन ए मंथ और सो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम एक आध महीने में आए, आ चुके थे, आए थे, है ना, तुम एक आध महीने में आ गए थे। अगर हम कहें कि वो एक आध घंटे में हो जाएगा, बोला कि भैया कब तक ठीक हो जाएगा, ये एक आध घंटे में ठीक हो जाएगा, तो एक आध बोलते तो एक आध घंटे में ठीक हो जाएगा, क्या होगा, इट विल बी फिक्स्ड इन एन आवर और सो। ध्यान से करो, ये पेसिव है। तुम पेसिव में भी बोलते हो हिंदी में, तो अंग्रेजी में भी तो बोलना होगा ऐसे। कब तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो बोला कि हम लोग एक आध घंटे में पहुँच जाएंगे, तो वी विल रिच इन एन आवर सो। या बोला कि एक आध मिनट में पहुंच जाएंगे, या एक आध मिनट में हो जाएगा, एक आध साल में हो जाएगा, एक आध महीना, जो भी बोले। तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर, पता है, ये कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, मेंट फॉर या मेड फॉर। इसका मतलब होता है बना होना। अब जैसे लिखा है कि क्या, अब इसका मतलब क्या, एग्जैक्ट मीनिंग क्या देता है, हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगा। लिखा है टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। टीचर पढ़ाने के लिए ही बने होते हैं, या टीचर पढ़ाने के लिए होते हैं, ऐसा बोलता है ना भैया, ये खाने के लिए होता है ये, ठीक है, लगाने के लिए नहीं है ये, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसी को बोलने के लिए तो यही तो है हमारे पास, मेंट फॉर या मेड फॉर। अगर हम बोले कि दिस बुक इज मेंट फॉर रीडिंग, यह किताब पढ़ने के लिए है ना, फाड़ने के लिए नहीं है, लिखने के लिए नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं। यू आर मेंट फॉर बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ, आप या तुम बिजनेस के लिए ही बने हो, तो तुम बिजनेस के लिए बने हो, तुमसे नौकरी वोकरी नहीं हो पाएगा। या बोला कि आई एम मेंट फॉर बिजनेस, आई एम मेंट फॉर बिजनेस, आई एम नॉट एबल टू डू जॉब। अब जॉब करने के लिए हम जॉब हमसे नहीं हो पाएगा, हम बिजनेस के लिए बने हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लिखेंगे सी इज मेंट फॉर मी, वो मेरे लिए बनी है, ऐसे अगर बोल सकते हैं, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए बनी है, इस तरह से बोल सकते हैं। इस पर बहुत सारा सेंटेंस हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेड इन। मेड इन का यूज, अब किसी बना होना, इसका मतलब भी अगर हम ले तो बना होना, लेकिन अगर मेड इन है तो इसका कोई कंट्री में, कंट्री से बना होगा, कंट्री नेम, मतलब वो कंट्री में बना होना। मेड ऑफ बना होना, लेकिन वो किसी मटेरियल का बना होना, तो मटेरियलिस्टिक नाम आ जाएगा। मेड बाय, किसी कंपनी का बना होना या किसी पर्सन के द्वारा बना होना, तो हम मेड बाय का यूज करते हैं, ठीक है, ये आ रहा समझ में। अब जैसे लिखे कि दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना, यह मोबाइल चाइना में बना हुआ है। दिस मोबाइल मेड इन ताइवान, ये ताइवान में बना हुआ है। मेड इन इंडिया, यह ऐसे बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया, ऐसा आया होगा। तो मेड इन इंडिया का मतलब क्या है, यह इंडिया में बना हुआ है। दिस मार्कर इज मेड इन इंडिया, यह मार्कर में इंडिया में बना हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। अब कैसे, दिस बॉल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अब मान लो ये बॉल है, सपोज दिस इज ए बॉल, हम कहें कि यह बॉल प्लास्टिक का बना हुआ है। दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, दिस बॉल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, जो भी कहना चाहें। यह कुर्सी प्लास्टिक का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ। दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जो भी बोल सकते हैं। ये तो कब हुआ कि ये प्लास्टिक, मेड ऑफ कहाँ लगेगा, मटेरियलिस्टिक के साथ, और इन कहाँ लगता है, कंट्री के साथ, ठीक है।
अब मेड बाय किसी कंपनी के द्वारा बना हुआ, किसी पर्सन के द्वारा, कहता है दिस सॉफ्टवेयर इज मेड बाय मी, यह सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। अच्छा, हिंदी में भी ये भी ऐसा आ सकता है कि यह सॉफ्टवेयर मेरे द्वारा बनाया गया है या मैंने बनाया है, ये भी हम बोल सकते हैं। या दिस सॉफ्टवेयर इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया यह सॉफ्टवेयर। तो कोई कंपनी का नाम है तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक आ रहा है समझ में ये चीज़, है ना? आसान है, छोटा छोटा आइटम है। देखो एबल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। एबल टू, एबल टू का अगर मतलब देखें तो बोलता काबिल होना, किसी काम को करने के काबिल हो जाना, किसी समर्थ होना, किसी काम को। अच्छा थोड़ा सा ये दिखने में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको समझ लेना, यहाँ पे पढ़ा जा रहा है कि आप उसको देख सकते हैं। समर्थ होना यानी किसी काम को करने में समर्थ होना, योग्य होना, किसी काम को करने के योग्य होना, या किसी काम को कर सकना या कर पाना। हमारे पास है एक फ्रेज एबल टू, एबल टू। अब इसमें है ये तो पॉजिटिव, एबल टू है। अब इसी को हम बना सकते हैं, अगर नेगेटिव बनाए तो हम क्या बना सकते हैं? नॉट एबल टू, ध्यान देना है, नॉट एबल टू या अनेबल टू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव में ये या तो ये बना सकते हैं। अब हम इसको सेंटेंस में उठाते हैं, आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करने योग्य हूँ, या मैं ये काम करने में समर्थ हूँ, मैं ये काम कर पाता हूँ। ठीक है, इसको कोई भी टेंस में कोई भी वर्ब है हमारा बना सकते हैं, इसको फ्यूचर में बना सकते हैं। आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर पाऊँगा। अगर विल बी लगा दें तो आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम कर पाऊँगा। कोई पूछ ले तुम यह काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बता दो, नहीं तो दूसरे को बोल देते हैं। आर यू बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो हिंदी में हम जो भी रहे तो या तो हम ऐसे ही पूछ सकते हैं आर यू एबल टू डू दिस वर्क और नॉट, या बोल सकते हैं विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क और नॉट। तो हम इजमार भी लगा के बना सकते हैं और विल भी लगा के बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट लगभग सेम साउंड करता है। ठीक है, बताए थे चीज़। अब दूसरा सेंटेंस है सी इज़ नॉट एबल टू स्पीक, यानी वो नहीं, या सी इज़ अनेबल टू स्पीक, वो नहीं बोल पाती है। कहते ये बच्चा बोल पाता है, या बोलते ही बोल पाती है क्या? नो, सी इज़ नॉट एबल टू स्पीक नाउ, अब वो नहीं बोल पाती है। नहीं बोल पाती है, ना बोलने के काबिल है, ना बोलने के योग्य है, ना बोल सकती है। यही तो कहता है, हिंदी कुछ अजीब और अलग हो सकता है, लेकिन इसको सेंस समझना है। जब बोला कि वो नहीं बोल पाती, ये बोल, जैसे कोई छोटा बच्चा होता बोलता है ये बोल लेती है, कितने साल की है, कहता नहीं अभी तो नहीं बोल पाती है वो, हाँ अभी तो 6 महीना की है, अभी तो 8 ही महीना की है, साल भर की है, नहीं बोल पाती है, 1.5 साल की है, नहीं बोल पाती है। तो सी इज़ नॉट एबल टू स्पीक। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। या सी इज़ अनेबल टू स्पीक। अब लिखा है ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, इसका मतलब क्या हुआ? वो स्टेज पे अंग्रेजी नहीं बोल पाया, वो काबिलियत नहीं था उसके अंदर, वो अंग्रेजी स्टेज पे बोल सके। हाँ, या वो स्टेज पे अंग्रेजी नहीं बोल पाने में सक्षम था, नहीं बोल पाने में। अब हिंदी कैसे करें? बिल्कुल हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा ना सेंस, कि वो काबिल नहीं था स्टेज पे बोलने पर अंग्रेजी, ये भी बोल सकते हैं, जो भी हिंदी ले लो। जैसे पूछेगा कि पहले जैसे बोलना था कि क्या तुम अब अंग्रेजी बोल लेते हो? हाँ सर अब अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो बोला नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं पहले नहीं बोल पाता था, बिफोर आई वॉज नॉट, अर्लियर आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आई वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अ बिट यानी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, है ना इंटरेस्टिंग। अब लिखा है आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस, क्या तुम इस बिजनेस को संभालने के काबिल हो? क्या तुम बिजनेस को संभाल लोगे? है ना, हैंडल दिस बिजनेस, संभालना, हैंडल करना, ठीक ना। आर यू एबल टू हैंडल, या तो हम इंटरोगेटिव बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस, आर यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप फराटेदार अंग्रेजी बोल पाते हैं, या बोलने में समर्थ हैं? जो भी हिंदी ले लो, आ रहा है ना इंटरेस्टिंग। तो एबल का यूज ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। ये हमारे पास 4, तो आज क्या सीखे? और सो, मेंट फॉर, मेड फॉर, मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय का यूज, ये ना, ये आ गया एबल टू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फ्रेज लेके आएंगे और कुछ स्पेशल टाइप का कुछ
ये सब सीखने को मिलेगा। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।